कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और मजे के साथ क्लास 10th की तैयारी में लगे होंगे। तो फाइनली आज हम क्लास 10th फिजिक्स ऑप्टिक्स का एक और लेक्चर आज लेके आपके सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले वेलकम है आप सबका इस हमारे नए लेक्चर में। और अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हो तो प्लीज़ यार इंतजार किस बात का, आप जाके पुराने लेक्चर्स को वॉच करें, चीज़ों को लिखें, चीज़ों को समझें और चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। तो आज के लेक्चर का जो हमारा टारगेट होगा, आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें से सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा, एक मैं आपको केस दूंगा, वहां से मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछूंगा और बाकी के हम आज 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा ये लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा होगा। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लेते हैं और हम इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, वो सवाल का जरा आंसर दो। आपने बताया बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, मैंने आपको बेसिकली समझाया था और आप अब समझ भी गए होंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो यार जब लाइट रे क्या करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस केस में लाइट में क्या होती है, बेंडिंग फिनोमेना होती है। यानी लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। जब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में लाइट जाती है तो उस केस में वो अपने एक्चुअल पाथ में ना जाके वो पाथ से डिविएट हो जाती है। उस केस में हम बोलते हैं कि लाइट का क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन कभी आपने ये चीज सोचा कि यार अगर यार लाइट रे सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल कर जाए तो क्या उस केस में रिफ्रैक्शन की फिनोमिना हो सकती है? आप थोड़ा वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा सोचें आप। अगर कभी भी लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल कर जाए तो उस केस में क्या रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होगी? आप सोच के बताएं। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप सोच के बताएं यस या नो, क्या रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होगी? तो आपके मन में आएगा अरे सर लाइट है तो रिफ्रैक्शन की फिनोमिना तो होगी ही, लेकिन इसका सही जवाब है यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, आज हम इसी को एज अ क्वेश्चन की तरह प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जरा क्वेश्चन लिखते हैं। प्रूव दैट when a light ray falling on surface at right angle then there is no bending of lights, there is no bending phenomena takes place। यानी इसका मतलब है कि यार जब लाइट रे सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरे तो उस केस में रिफ्रैक्शन की फिनोमिना नहीं होती है, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा अब जरा समझना ध्यान से बेटा, जब लाइट रे, मैं थोड़ा सा ये एक सरफेस ले लेता हूं, मैं आपको समझाता हूं, जरा देखना। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक मीडिया है और लाइट को मैंने ऐसे फॉल कराया तो बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, ये सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यार जब ये सरफेस के परपेंडिकुलर है तो जो हमारा नॉर्मल बनेगा, क्या वो नॉर्मल इसी व्हाइट मार्कर के अलोंग नीचे बनेगा? यानी नॉर्मल कैसे बनेगा, मैं आपको दिखाऊं, जरा समझना। एक दूसरी पेन की हेल्प से बना के दिखाता हूँ नॉर्मल, जरा ये देखना ध्यान से। यहाँ पे जरा समझना ध्यान से, ये देखो ये नॉर्मल बनेगा, ये नीचे नॉर्मल बनेगा। यानी ऊपर इंसिडेंट रे और नीचे कौन सी है, नॉर्मल रे है। अब आप ये बताओ यार, इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर है और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, या तो दोनों एक लाइन पर हो गए, और जब अगर ये दोनों एक लाइन पे हो गए तो क्या इस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया? बिल्कुल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब थोड़ा समझना, जब सरफेस पे लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल हो गई तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हुआ तो इस बार लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन होने के बजाय इसी पाथ पे अपनी पाथ को दोबारा सरफेस के पहले वाले मीडिया में ही क्या कर देती है, रिपीट कर देती है। क्या कर देती है, रिपीट कर देती है। अब ऐसा क्यों हुआ जरा समझना ध्यान से, ठीक है ना। चलो बेटा जैसे मान लो मेरे पास में ये है ट्रांसपेरेंट मीडिया, एक है ये मीडिया है, मान लो लाइट रे यहाँ पे फॉल की, ठीक ना। लाइट को जाना यहाँ चाहिए था, लाइट की हो गई यहाँ पे बेंडिंग, और ये रहा हमारे पास में नॉर्मल। ये वाला एंगल कौन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यस या नो?
ये मीडिया है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, ये दूसरी मीडिया है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिख देता हूँ n2 है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v1 है, वेवलेंथ λ1 है और फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी f है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 है और साथ में वेवलेंथ λ2 है एंड फ्रीक्वेंसी क्या है f है। अब जरा समझना ध्यान से। अब अगर सरफेस पे लाइट परपेंडिकुलर फॉल की, यार इन केस में क्या होगा जरा समझना ध्यान से। इन दिस केस व्हेन light falling on surface at right angle then यहां से एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंगल आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डेविएशन का फार्मूला बताया था बेटा। डेविएशन का फार्मूला याद है? डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? डेविएशन का फार्मूला याद है? अगर नहीं याद हो तो आपको डेविएशन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, आई माइनस आर होता है। एक तो ये बताया था, दूसरा बताया था डेविएशन एक होता है आर माइनस आई होता है। अब ये दोनों अलग अलग केसेस के लिए हैं। डेविएशन लैम्डा इक्वल टू आई माइनस आर तब होता है जब लाइट रे कहाँ से फॉल करे, कहाँ जाए, जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए। क्योंकि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। उस वक्त डेविएशन का फार्मूला ये लगाएंगे हम, यानी डेविएशन एंगल का जो डेविएशन होगा इस वक्त ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना? अब जरा समझ आते हैं ऐसे। पहले तो आप बताओ, अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइन जा रही है तो बाय यूजिंग स्नेल लॉ, भाई स्नेल लॉ से क्या होगा, n21 इज इक्वल टू क्या होगा, n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यस या नो? यही बात होगी ना बेटा। साइन आई अपॉन क्या होगा, साइन आर होगा। यानी सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट इज द बेसिकली रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ साइन आई एंड एंगल ऑफ साइन आर। ठीक है ना? चलो अब जरा आप ये बताओ, यहां से अगर मैं साइन आर निकालूं तो साइन आर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा साइन आई अपॉन n21 एज एंगल आई इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। अब अगर एंगल आई जीरो है तो यहाँ से साइन आर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन जीरो अपॉन n21। साइन आर रहने दिया। अब बताओ साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको याद हो तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। यानी ये आ जाएगा जीरो, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यानी ये हो जाएगा साइन, जरा समझना ध्यान से, साइन आर इज इक्वल टू जीरो अपॉन n21। यानी इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, जीरो। यानी साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जीरो आ गई। और आप बताओ अगर साइन की वैल्यू जीरो है तो किस एंगल पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, यार जीरो पर ही तो होती है ना, इक्वल। यानी यहां से जो एंगल आर है वो कितना आ जाएगा, जीरो आ गया। अब आप बताओ अगर एंगल आर भी जीरो हो गया, यार इसका मतलब है वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से होके चली गई। तभी तो यार, अगर ये नॉर्मल है, लेट अस इमेजिन ये नॉर्मल है और अगर ऐसा रिफ्रैक्टेड रे है तब तो गैप बना ना। लेकिन अगर ये इसी पर से पास कर जाए तो उस केस में एंगल आर क्या होगा, जीरो होगा। और अगर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल पर से ही होके चली जाए तो उस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन की फिनोमिना नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी एंगल आर जीरो हो गया, इसका मतलब है हेंस देयर इज नो बेंडिंग फिनोमिना takes place when light ray passing through one transparent medium to another medium। तो इस केस में बेंडिंग फिनोमिना नहीं होगी। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप प्रूव करो कि जब लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल करे तो उस केस में रिफ्रैक्शन की फिनोमिना नहीं होती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमने कहा था जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कराएंगे, तो चलो जरा पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा समझते हैं। लेकिन क्वेश्चन को समझने से पहले बेटा आपको दो चीजें आनी चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्लीज टेल मी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपको याद हो तो दिस इज द n21 is equal to speed of light in first medium divided by speed of light इन सेकेंड मीडियम। और एक और मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, कौन से बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या था, n = c/v, दैट इज if you divide the speed of light by speed of light in medium you will get the absolute refractive index। ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है। तो बेटा ये दो फार्मूले आपको 100% आने चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझना ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, बाय using formula of relative refractive index, by using formula of relative refractive index, prove that पहला क्वेश्चन है कि n21 is equal to 1/n12। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि n21 is equal to होगा n2/n1। ये है हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा समझिए एक बार, ये आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। तो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला यूज करके इनको प्रूव करना है। चलिए जरा समझते हैं ध्यान से। पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा जरा देखना बेटा। सबसे पहले डायग्राम बना के, मान लो मेरे पास में ये एक मीडिया है, ठीक है ना, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n2 है, वेलोसिटी v2 है, वेवलेंथ λ2 है, फ्रीक्वेंसी क्या है, f है। ये पहली मीडिया है, पहली वाली मीडिया में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 है, वेलोसिटी v1 है, वेवलेंथ λ1 है और फ्रीक्वेंसी क्या है, f है। अब मान लो लाइट रे फर्स्ट मीडिया से दूसरी मीडिया में जा रही है, लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, लाइट थोड़ा सा बेंड हो गई और ये रहा हमारे पास में नॉर्मल। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप बताओ, सबसे पहले तो आप लिखते हैं ध्यान से, लेट टू ट्रांसपेरेंट मीडिया हैविंग refractive index n1 and n2 रिस्पेक्टिवली। हमने एक दो ट्रांसपेरेंट मीडिया मान लिया जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 थे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का क्या था, n2 था। अब बेटा आप ये बताओ, अगर लाइट रे फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आप स्नेल लॉ से क्या ये नहीं लिख सकते, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n/1। तो जरा लिखते हैं नेक्स्ट लाइन से, चलो। नाउ when light ray passing through when light ray passing from first medium to second मीडियम। अब ये लाइट रे फर्स्ट मीडियम से कहां पे जा रही है, सेकेंड मीडियम में। तो बाय यूजिंग स्नेल लॉ, भाई स्नेल लॉ से आप क्या लिख सकते हो, n2n, देखो पहले से दूसरे में जा रहे हैं तो पहले से दूसरे का मतलब क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। तो इस चीज को लिखेंगे क्या, n21 is equal to sin i अपॉन sin r, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
मैं ऊपर वाली लाइन ये इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन होपफुली आपने राइट कर दिया होगा। चलिए जरा समझ आ ध्यान से। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसी फिनोमिना को ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि अब लाइट रे सेकेंड मीडियम से कहां पे जा रही है, फर्स्ट मीडियम में जा रही है। तो जरा देखना, व्हेन लाइट पासिंग थ्रू सेकेंड मीडियम, पासिंग फ्रॉम लिखो, पासिंग फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड से कहां पे जा रही है, फर्स्ट मीडियम में जा रही है। फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड से फर्स्ट मीडियम में जा रही है। तो क्या ये चीज रिवर्स हो जाएगी? उस केस में क्या आ जाएगा, N12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, और ये क्या हो जाएगी, सेकेंड मीडियम में जो R है वो I का काम करेगा, जो I है वो R अपॉन क्या हो जाएगा, साइन I हो जाएगा। ठीक है ना। चलो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इनको मल्टीप्लाई करो, N12 इंटू N21 इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा साइन R अपॉन साइन I मल्टीप्लाइड बाई साइन I अपॉन साइन R। अब देखो इनके साथ ये कैंसिल आउट, इनके साथ ये कैंसिल आउट, यानी N12 इंटू N21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी N21 इज इक्वल टू 1 अपॉन N12। पहला तो प्रूफ हो गया, पहला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब दूसरा समझना जरा ध्यान से, आप दूसरा समझना ध्यान से, क्लियर। चलो अब अगर मैं बात करूं कि यार N21 का मतलब क्या है, यानी इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, N21 की मीनिंग क्या निकल के आ रही है। तो जब भी आपको N21 दिखता है तो N21 का मतलब होता है N2 अपॉन N1। इसका क्या मतलब होगा, N2 अपॉन N1। कैसे आया जरा देखा ध्यान से बेटा, N21 को हमने रहने दिया, ये N12 का मतलब क्या होगा, N1 अपॉन N2 होगा। अब इस N2 को ऊपर लेके जाओ तो N21 बराबर क्या होगा, N2 अपॉन क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। ये रहा सेकंड प्रूफ, तो पहला वाला प्रूफ और ये रहा दूसरा वाला प्रूफ। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली प्रूविंग समझ में आई होगी। थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, अब उसको मैनेज कर लेंगे। हमने क्या बोल दिया था कि जब लाइट रे सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जाएगी तो एंगल नहीं चेंज होगा, वो थोड़ा सा गलत हो गया। जब लाइट रे सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जाएगी तो उस केस में जो एंगल आर है वो आई का काम करेगा, जो एंगल आई था वो किसका काम करेगा, आर का काम करेगा। इसको प्लीज आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा समझना ध्यान से, जरा राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड, ऐसे लिखो ना, इफ the refractive index of second media is 1.2, then find refractive index of first media when a light ray incident at angle 30 degree and refracted by surface at angle 60 degree when passing through from second media to first media। ये क्या हो रही है, फर्स्ट सेकंड मीडियम जा रही है, कहां से, फर्स्ट मीडियम में जा रही है। तो आपको सेकंड वाले मीडिया का क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। चलो क्या समझना है, ऐसे पहले क्वेश्चन को ध्यान समझना है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूं N2 ना, N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.2 है। ठीक ना। सॉल्यूशन जरा समझना ध्यान
से, ठीक है ना। अब बेटा आप ये बताओ, अगर लाइट रे फर्स्ट मीडिया से सेकंड मीडिया में जाती है तो उस वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है सर? N21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और N21 का मतलब क्या होता है? N2 अपॉन N1 अभी हम डिराइव करके आए हैं। साइन आई, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30, तो आ जाएगा साइन 30। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 60, ये आ जाएगा साइन 60। बेटा इसको सॉल्व करो। फर्स्ट मीडिया जो है, फर्स्ट मीडिया जो है उसका द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया दिया है कितना 1.2, यानी N2 की वैल्यू 1.2, N1 की वैल्यू निकालनी है। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, N1 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू √3। दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया कितना आ जाएगा 1.3 इंटू √3 इज द करेक्ट आंसर। मैं एक सेकंड साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड when light ray passing in a diamond from air, और ये स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड फ्रॉम एयर, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन a diamond is 1.24 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। अब आप एक चीज बताएं, यहां पे केवल एक मीडिया दिया है, कौन सा मीडिया दिया है? डायमंड दिया है, दूसरा मीडिया नहीं दिया है। यार जब दूसरा मीडिया नहीं दिया होता है तो उस वक्त वो मीडिया कौन सा होता है? वैक्यूम होता है। और जब हम वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी दूसरे मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको? हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड वी नो दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/V। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मुझे डायमंड का निकालना ही है। आप बताओ लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? आपको दिया, मैंने लिख भी दिया है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना है? 1.24 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 into 1.24। इसको सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल हटा के आ जाएगा 300/124। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.42 नियरली 2.42 आएगा। और यही डायमंड का क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। पिछली क्लास में मैंने नोट में लिखाया भी था, ठीक है ना। समझ में आई बात? क्लियर है? तो एक चीज नोट में आप जरूर दिमाग में रखेंगे, क्या? जब हमें दो मीडिया नहीं दिया है, केवल एक मीडिया दिया है, इसका मतलब होता है कि एक मीडिया 100% कौन सा है? वैक्यूम है। और उस केस में हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, दैट इज n इज इक्वल टू C/V वाला फार्मूला यूज होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तब तक आप इसको नोट कर लें। ठीक है, डन हो गया। चलिए नेक्स्ट लाइन से, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैलकुलेट द refractive index of substance where refractive index of substance where the
एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो कितना है 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज 1.5। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस सब्सटेंस का बताना है, ठीक है ना। चलो जरा समझ आ ध्यान से, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस वेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 60 डिग्री है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कितना दिया हुआ है मेरे पास में 1.5 है। तो यार अगर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया है तो मुझे सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो आप एक चीज दिमाग में रखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/1 होता क्या है, ये होता है sin i अपॉन sin r होता है, sin i अपॉन sin r होता है। चलो अब जरा समझ आना से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कितना दिया है 1.5, यानी ये होगा n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। n2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, n1 निकालना है, साइन आई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो साइन 30 अपॉन साइन 60, बेटा 1.5 अपॉन n1 एज इट इज रहा, साइन 30 1/2 साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, यहाँ से ये कैंसल आउट हुआ, तो ये n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 √3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, अगला क्वेश्चन है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट enters from air to glass, air to glass, लाइट जो है वो एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, enters from air to glass having refractive index 1.5, glass having refractive index 1.5, refractive index 1.5, what is the speed of light in glass, what is speed of light in glass when speed of light in a vacuum 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये रहा हमारे पास में सवाल। पहले सवाल को फिर से पढ़ा जाए। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, अब आप बताओ लाइट कहाँ जा रही है एयर से ग्लास में, मतलब रेयर से कहाँ जा रही है डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक ना। चलो जरा देखना यहाँ से, मान लो ये यहाँ पे हमने बनाया ये है एयर और ये क्या है ग्लास है, ऊपर वाला एयर है और नीचे क्या है ग्लास है। लाइट यहाँ से यहाँ इंटर कर रही है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन और इसका हो गया। तो क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यानी n2, अगर पहले वाले को n1 बोले दूसरे को n2 बोले तो n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताना है। तो आप ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 होता क्या है, ये पहला नंबर होता है sin i अपॉन sin r, लेकिन यहाँ पे यार एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे सेकंड मीडियम। अब जरा देखो ये n21 हमने रहने दिया बेटा, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम तो वैक्यूम है, वैक्यूम में स्पीड लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 into 10 की पावर 8,
स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम ग्लास है, ग्लास में स्पीड आपको निकालनी है तो उसको मैंने v बोल दिया। अब जरा बताओ n21 का मतलब क्या है, n2/n1, n2/n1 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये n1 आ गया, 3 × 10⁸ v। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और फर्स्ट मीडियम आप जानते हो, फर्स्ट मीडियम जो है वो है हमारे पास में क्या, एयर है, और एयर को हम एज अ वैक्यूम ट्रीट करें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये आएगा 1 = 3 × 10⁸ तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁸ बेटा 1.5 से इसको क्या कर दिया, v को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1.5 से डिवाइड कर दिया, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, यानी v की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट का सवाल रहेगा हमारे क्लास, आज का ये लास्ट का सवाल रहेगा, ठीक ना। चलिए ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। सपोज करो मान लो ये मेरे पास में एक सरफेस है, इस पे ये लाइट रे फॉल की और रिफ्लेक्शन की वाली ये ऐसे चलेगी, ये वाला जो एंगल है ये हमने कहा ये वाला एंगल मेरे पास में 45 डिग्री है, और ये जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल है, रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है वो दे दिया है हमने, रिफ्लेक्शन वाला नहीं, मैंने ये वाला एंगल कितना दे दिया है, 30 दे दिया है। ये है मीडिया बी और ये है मीडिया ए, ठीक है ना, मैंने दो मीडिया दे दिए, एक मीडिया ए है, दूसरा क्या है, मीडिया बी है। तो आपको बताना है लाइट रे जो है वो कहाँ से जा रही है, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, लाइट का डायरेक्शन कहाँ पे है, तो लाइट जो है वो ए से बी में जा रही है। तो आपको बताना है ए से बी में जा रही है, तो आपको बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू ए। तो आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। बी का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है एक रिस्पेक्ट में, देखो बी का बताना है एक रिस्पेक्ट में, बी का बताना है एक रिस्पेक्ट में। तो आपको बी को बताना है, तो बी किसकी तरह ट्रीट करेगा, सेकंड मीडियम की तरह ट्रीट करेगा, एक किसकी तरफ ट्रीट करेगा, फर्स्ट मीडियम की तरह ट्रीट करेगा। अब जरा देखना, आप बताओ n21 क्या होता है, sin i अपॉन sin r। इस बार जस्ट उल्टा कहानी है, आपको बी का बताना है, तो ये चेंज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा n21 की जगह पे क्या आ जाएगा n12, और ये बन जाएगा sin r अपॉन sin i। sin r की वैल्यू है ये 30 है बेटा, तो ये टोटल 90 होगा, यानी ये एंगल कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा sin 60 अपॉन sin 45। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, sin 45 1/√2। ठीक बेटा, ये फाइनली सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा √3/2 इंटू ऊपर गया ये तो √2 हो जाएगा। अब 2 को मैं लिख सकता हूँ, ये नीचे 2 आएगा, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3/2 जो है इसका सही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को ये भी फिनिश्ड करते हैं। ठीक है, आप बढ़िया मजे के साथ पढ़ाई करते रहे, सबको एक साथ थैंक यू एंड धन्यवाद।